गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑप्टिक्स के टॉपिक इंटरफेरेंस की लास्ट क्लास में हमने पतली फिल्म से व्यतिकरण को डिस्कस किया था। अगर टी मोटाई की एक फिल्म जिसका अपवर्तनांक n है, उसमें अगर हम परावर्तित माध्यम में देखें तो हमने डिड्यूस किया था कि जहाँ जहाँ 2nt cos r 2n+1 λ/2 की शर्त को पालन करता है, वहाँ परावर्तित प्रकाश में संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होता है, जबकि परावर्तित प्रकाश में विनाशी की शर्त थी 2nt cos r = n λ। इसी तरह से अगर हम पारगमित प्रकाश में बात करें तो पारगमित प्रकाश में संपोषी व्यतिकरण की शर्त थी 2nt cos r = n λ, जबकि विनाशी व्यतिकरण में के लिए शर्त थी 2nt cos r = 2n+1 λ/2। इस तरह से हमने इनको ड्राइव किया। आज हम थिन फिल्म के अंदर ही पतली फिल्म के व्यतिकरण के इन रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे कि इनसे हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। मुख्यतः हम कुछ इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूरक फ्रिंजे। आप देखें कि यहाँ जो फ्रिंजेस बन रही है इनको हम पूरक फ्रिंजे कहते हैं। इसका कारण आप देख सकते हैं, जो सामने शर्तें दी है उनको देखें। आप देखिए, जिस शर्त के लिए संपोषी व्यतिकरण हो रहा है परावर्तित प्रकाश में, उसी जगह पारगमित में विनाशी व्यतिकरण होगा। इसी प्रकार जिस अवस्था में परावर्तित प्रकाश में विनाशी व्यतिकरण हो रहा है, उस जगह पारगमित प्रकाश में संपोषी व्यतिकरण होगा। यह मूलतः एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक है। ये एक पूरक व्यतिकरण है, यानी अगर परावर्तित में चमकीली फ्रिंज प्राप्त हो रही है तो पारगमित में हमें काली प्राप्त होगी, और अगर परावर्तित में काली फ्रिंज प्राप्त होगी तो पारगमित में चमकीली। कुल मिलाकर ऊर्जा संरक्षण ये कहता है कि न तो ऊर्जा जनरेट हुई है न डिस्ट्रॉय हो सकती है, केवल रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो अगर हमारे पास कुछ ऊर्जा परावर्तित में है तो कुछ पारगमित में है। अगर सारी पारगमित में चल गई तो परावर्तित में शून्य हो गई, सारी परावर्तित में आ गई तो पारगमित में शून्य हो गई। तो इस तरह से हमारे पास ये आता है कि ये पूरक व्यतिकरण है। ये जो 4-5 पॉइंट में अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये सामान्यतः हमारे एग्जाम में 3 नंबर के प्रश्नों में कई बार पूछे जाते हैं कि अगर हम पतली फिल्म फ्रिंज की बात करें तो इसे पूरक व्यतिकरण क्यों कहते हैं। तो पूरक इसलिए कहते हैं कि जिस शर्त के लिए संपोषी व्यतिकरण परावर्तित में हो रहा है, उसी अवस्था में पारगमित में विनाशी होता है, और इसका विपरीत भी है। इस तरह से परावर्तित और पारगमित प्रकाश का व्यतिकरण अपने आप में एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, अतः ये पूरक व्यतिकरण है। अब दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर आती है, वो आती है अत्यल्प अल्प फिल्म में व्यतिकरण। हम यहाँ पर ये मान रहे हैं कि हमारी जो टी है वो बहुत कम है, यानी टी का मान लैम्डा से भी बहुत कम है, यानी जो फिल्म की मोटाई है वो नगण्य है, अत्यंत अल्प है। तो अत्यंत अल्प होगा तो क्या होगा? आप देखिए, अगर अत्यंत अल्प है तो टी का मान शून्य हो जाएगा। शून्य हो जाएगा तो परावर्तित प्रकाश में विनाशी व्यतिकरण की शर्त का पालन होगा, जबकि पारगमित प्रकाश में संपोषी व्यतिकरण का पालन होगा। तो इस तरह से अगर हमारे पास कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट है, एक वर्णीय प्रकाश है, वो अगर एक पतली फिल्म पर इंसिडेंट होता है तो उस अवस्था के अंदर वहाँ पर हमारे पास जो परावर्तित प्रकाश है उसमें विनाशी व्यतिकरण होगा, अर्थात वो फिल्म काली नजर आएगी, जबकि पारगमित प्रकाश में संपोषी व्यतिकरण होगा, यानी वो चमकीली नजर आएगी। आप बेसिकली देखें कि अगर पानी में बहुत पतली सी ऑयल की ड्रॉप डाल दें तो अगर हम ऊपर से देखें तो सामान्यतः वो काली नजर आती है, क्योंकि वो विनाशी व्यतिकरण की शर्त पूरी करती है। तो कई बार प्रश्न आता है कि अगर पानी के ऊपर बहुत पतली ऑयल फिल्म है, यानी तेल की फिल्म है, तो वह हमें ऊपर से काली और नीचे से चमकीली नजर आती है। क्यों? बेसिकली थिन फिल्म व्यतिकरण इसका बेसिक कारण है। और आप देख सकते हैं कि परावर्तित प्रकाश के अंदर
वहाँ पर विनाशी व्यतिकरण की शर्त हो रही है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अत्यंत अल्प मोटाई में व्यतिकरण जब हम देखते हैं तो परावर्तित प्रकाश में काली फ्रिंज प्राप्त होगी और पारगमित में चमकीली। इसी तरह से अगर हम ये मान लें कि फ्रिंज मोटी फिल्म है, तो देखिए अगर फिल्म मोटी होगी तो टी मच मच ग्रेटर देन लैम्डा हो जाएगा। अब टी मच मच ग्रेटर देन लैम्डा हो गया तो आर का थोड़ा भी चेंज होगा तो हमारी संपोषी से विनाशी व्यतिकरण हो जाएगा। इस कारण वहाँ फ्रिंजें तो बनेगी लेकिन हम उसका प्रेक्षण नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए हम ये कहते हैं कि मोटी फिल्म में व्यतिकरण प्रेक्षित नहीं होता, ऑब्जर्व नहीं होता है। इसीलिए मैंने बेसिकली टॉपिक के स्टार्टिंग में कहा था कि पतली फिल्म से अगर व्यतिकरण देखना है तो टी लैम्डा की कोटि का होना चाहिए, जो टी है वो लैम्डा की कोटि का होना चाहिए। अगर मान लीजिए टी का मान लैम्डा से बहुत कम है, हमने व्यतिकरण में देखा परावर्तित प्रकाश के अंदर वो काली नजर आ रही है, लेकिन अगर टी का मान लैम्डा से बहुत ज़्यादा है तो उस अवस्था में वहाँ पर व्यतिकरण का प्रेक्षण नहीं होगा। वहाँ पर हमें सामान्य प्रकाश जैसी घटना परावर्तन अपवर्तन की प्रेक्षित होगी। अब अगर हम बात करें, अगर इसकी जगह श्वेत प्रकाश से देखें तो क्या होगा? देखिए श्वेत प्रकाश के अंदर विभिन्न लैम्डा होते हैं, तो किसी भी मोटाई के लिए अगर बात करें, किसी भी अपवर्तन कोण आर के लिए बात करें, तो जहाँ लैम्डा का परिवर्तन होता जाएगा उस हिसाब से वो कहीं पे तो संपोषी व्यतिकरण की शर्त पूरी करेगा। मान लीजिए वाइट लाइट है, वाइट लाइट को बेसिकली हम 7 कलर का कॉन्स्टिट्यूएंट मानते हैं, जबकि वहाँ मल्टीपल लैम्डा है, यानी लगभग 3800 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक सभी तरह के प्रकाश हैं। अब इसमें कोई तरंग दैर्ध्य तो संपोषी व्यतिकरण की शर्त पूरी करेगा, कोई विनाशी की करेगा और कोई दोनों ही शर्तें पूरी नहीं करेगा। इस कारण हम जब श्वेत प्रकाश काम में लेंगे तो वहाँ हमें रंगीन फ्रिंजें काम में आएगी, क्योंकि जो तरंग दैर्ध्य विनाशी की शर्त का पालन कर रहा है वो विलुप्त हो जाएगा, जो संपोषी की पालन कर रहा है उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और जो इन दोनों का पालन नहीं कर रहा है उनकी इंटेंसिटी में चेंज आएगा। इसलिए कंबाइंड फॉर्म में हमें वहाँ पर कलरफुल फ्रिंज नज़र आएगी। यही कारण है कि जो साबुन का बुलबुला होता है वह अगर हम प्रकाश में देखें तो वो कलरफुल नज़र आता है, यानी श्वेत प्रकाश का उपयोग करते हैं तो हमारे पास पतली फिल्म में हमें डिफरेंट कलर्स ऑब्जर्व होते हैं। अब इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है समानत फ्रिंजें या हेंडिजर फ्रिंजें। हेंडिजर फ्रिंज और समानत फ्रिंज व्यतिकरण के प्रयोगों में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इससे हमारा क्या अभिप्राय है? सब समानत फ्रिंजें, मान लीजिए ये हमारा कोई प्रकाश स्रोत है। अब इस प्रकाश स्रोत से जो हमारी फिल्म है उसके ऊपर प्रकाश आपतित होता है, तो आप देखेंगे इसमें एक वृत्ताकार लोकस होगा, एक बिंदुपथ होगा, जहाँ पर जितनी भी किरणें आ रही है, जितना भी प्रकाश आ रहा है, उन सब की के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट आई समान है। जब आई का मान समान है तो आर भी समान होगा, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि इन फिल्म की मोटाई एक समान है। हमने ये माना है कि यहाँ टी मोटाई की एक फिल्म है जिसपे किसी दूरी एस से हमारा प्रकाश आपतित हो रहा है। अब यहाँ से जो प्रकाश आपतित होगा तो हम किसी एक पर्टिकुलर वृत्त पे देखें, एक ऐसा बिंदुपथ है, यहाँ पर जितनी भी किरणें आ रही है उन सभी किरणों का एंगल ऑफ इंसिडेंट सेम है, मीन्स आई सेम है। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंट सेम है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स अपवर्तन कोण भी समान होगा। तो उस शर्त से यहाँ पर जितनी भी फ्रिंज बनेंगी वो समान शर्त का पालन करेगी, यानी अगर ये सारी संपोषी व्यतिकरण बना रही है तो सभी संपोषी होंगी, और अगर इस जगह अगर कोई फ्रिंज विनाशी बन रही है तो इस पूरे लोकस, इस वृत्ताकार लोकस पर जितनी भी फ्रिंज बनेगी वह सारी काली फ्रिंज बनेगी। इस तरह से एक समान, इनको हम समानत या हेंडिजर फ्रिंजें कहते हैं। इन सबको हम ये कह सकते हैं कि एक प्रारूप हमारे पास आ गया
जहाँ पर समान शर्त पूरी हो रही है, तो या तो ये सभी चमकीली है या सभी काली है, ये एंटीजर फ्रिंज या समानत फ्रिंजें कहलाती है। इसका उपयोग हम आगे के टॉपिक में करेंगे। बेसिकली इनको देखने के लिए हम दूरदर्शी का काम में लेते हैं, उपयोग करते हैं। आगे की क्लासेस के अंदर मैं इस बारे में डिस्कस करूँगा। अब आज की क्लास का लास्ट टॉपिक आता है, वो है विस्तृत स्रोत की आवश्यकता। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विस्तृत स्रोत की आवश्यकता। जब हम पतली फिल्म से व्यतिकरण की बात करते हैं तो हम सामान्यतः ये कहते हैं कि हमें स्रोत विस्तृत चाहिए। क्या होता है, जब अभी तक हमने व्यतिकरण की बात करी तो हम बार बार कहते हैं कि व्यतिकरण के लिए हमारा पिन सोर्स होना चाहिए, पॉइंट सोर्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली कहते हैं कि सोर्स वाइड होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए। इसको समझने के लिए मैंने यहाँ दो चित्र बनाए हैं। एक थिन फिल्म है, यहाँ पर एक स्रोत S है यानी एक पॉइंट सोर्स है। यहाँ से I1 और I2 दो इंसिडेंट लाइट हो रही है, जिनके कारण पूर्व में बताए अनुसार R1 R2 R3 R4 T1 T2 T3 T4 ये हमारी प्रकाश परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश है। इस वक्त मैं अपवर्तित की बात नहीं करूँगा। अब यहाँ पर जो व्यतिकरण होगा तो R1 का R2 से होगा और R3 का R4 से होगा, लेकिन ये दोनों इतने डिस्टिंक्ट होंगे कि हमारे आइज़ या तो R1 R2 देख पाएगी या R3 R4 देख पाएगी, यानी हमें आइज़ की पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। तो हम जो व्यतिकरण प्रारूप देखेंगे वो बहुत अच्छा नहीं देख पाएंगे, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी, उसको बहुत ईजिली ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। जबकि ये दूसरी अवस्था है जहाँ पर हमारा सोर्स वाइड है, S1 S2, यहाँ से दो इंसिडेंट लाइट आ रही है I1 और I2। जब ये यहाँ से, क्योंकि यहाँ से जो आएंगी किरणें वो अपने आप में कला संबद्ध है और यहाँ पे इंसिडेंट कंपैरेटिवली डिस्टेंस पे है, तो यहाँ इंसिडेंट एंगल वाइड हो गया। वहाँ पर इंसिडेंट एंगल दोनों के लिए लगभग समान था, यहाँ पर कुछ कम ज़्यादा है, यहाँ कम है। तो इसके कारण प्रथम सोर्स की जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनसे सेकेंड सोर्स की रिफ्लेक्टेड रेज का भी व्यतिकरण होगा और इसके कारण हमारा जो व्यू ऑफ एंगल है वो बढ़ जाएगा, यानी आंखें ज़्यादा दूरी तक देख पाएगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि थिन फिल्म से व्यतिकरण प्रेक्षण के लिए विस्तृत स्रोत की आवश्यकता होती है। तो अब मैं आज की क्लास को यहाँ कंसाइज करता हूँ। मैंने आज कोई डेरिवेशन डिस्कस नहीं करे हैं। हमने पिछली क्लास में डेरिवेशन ड्राइव किया था कि थिन फिल्म से व्यतिकरण के लिए परावर्तित और पारगमित प्रकाश के लिए क्या शर्तें होती है। आज हमने उसको एनालिसिस किया कि परावर्तित और पारगमित प्रकाश का व्यतिकरण एक दूसरे का पूरक व्यतिकरण है, वहाँ फ्रिंजें एक दूसरे की पूरक है, यानी यहाँ ऊर्जा संरक्षण का नियम का पालन हो रहा है, केवल एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट हो रही है। फिर हमने बात करी कि यहाँ पे अगर फिल्म बहुत पतली है तो परावर्तित माध्यम में सदैव काली नज़र आएगी और पारगमित में चमकीली नज़र आएगी। फिर बात पे अगर मोटी फिल्म है तो हम उसका व्यतिकरण प्रेक्षण नहीं कर पाएंगे। अगर फिल्म पे वाइट लाइट आएगी तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हमें कलरफुल फ्रिंजेस प्राप्त होगी। और लास्टली हमने बात करी विस्तृत स्रोत की। आज की क्लास यहाँ ओवर होगी। नेक्स्ट क्लास में हम वेस्ट शिफ्ट फिल्म पे व्यतिकरण की बात करेंगे और उससे आगे की क्लासेस में न्यूटन रिंग की बात करेंगे। थैंक यू।